बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 141 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 142 मुलाहिजा फरमाएं। अब किस्त 143 मुलाहिजा फरमाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लड़की नहीं थी, मेरा दिल टूटने लगा। ये कैसे हो सकता है? क्या काजल? तुम जमशेद अली की लड़की की बात कर रहे हो? एजाक मेरी बात काट कर बोला, मैंने सुना है कि वो लंदन आई है। मुझसे जुनैद अली खान ने उसके सिलसिले में राब्ता किया था। उसने भी यही सवाल किया था। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कहकर फोन रख दिया। काजल एजाक तक नहीं आई थी तो फिर कहाँ गई थी? जुनैद अली की इंक्वायरी से पता चलता था कि वो पाकिस्तान से निकल गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि वो पाकिस्तान फिर वापस चली गई हो? जब मैं हस्बे वादा उसे ना मिला तो वो मायूस हो गई हो। मैंने कई महीने पहले उससे बात की थी। इतना अरसा किसी को मायूस करने के लिए काफी होता है। मैंने पाकिस्तान में जमशेद पैलेस का नंबर मिलाया। फोन ज़हरा बेगम ने उठाया था। ज़हरा बेगम, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। यूसुफ? वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई, फिर अपने मखसूस सहरीले लहजे में बोली, अब किस लिए फोन किया है? हमारा सब कुछ तो छीन चुके हो तुम। मेरा सब कुछ काजल है और वो आपके पास है। काजल यहां नहीं है। कमीने शख्स 2 महीने पहले घर से वो चली गई तुम्हारे पीछे। ज़हरा बेगम चिल्लाने लगी थी। और अब तुम कहते हो तुम्हारे पास नहीं है मेरी बच्ची? मुझे जवाब दो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इसके लिए आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है, मैंने तल्खी से कहा। बहरहाल काजल, आप लोगों की वजह से छुप कर निकली और अब इस पर जो भी गुजरे इसमें आप ही का कसूर है। यूसुफ, ज़हरा बेगम ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। खुदा के लिए मेरी बच्ची को तलाश करके ले आओ, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं उसे तलाश करूंगा जिंदगी की आखिरी सांसों तक, और वो मिल गई तो आपको इतला जरूर दूंगा, मैंने कहा। यूसुफ, तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। चलने में पहले गालियां देने वाली ज़हरा बेगम अब इल्तिजा कर रही थी। बाहर आकर मैंने एक टैक्सी ली और उसे एजाक के दफ्तर का पता बताया। वो खुद भी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे अपने खास कमरे में ले गया। एजाक तकरीबन 50 बरस का किसी कदर भारी जिसामत का शख्स था। यूसुफ, ये सब क्या है? और इसरार लोग कई बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। तुम्हारे हवाले से मुझे धमकियां मिलती रही हैं। मैं इस मामले को ख़त्म करने आया हूं। ये बताओ मुझे फौरी तौर पर कितनी रकम मिल सकती है? एजाक खुद मेरे लिए काफ़ी ले आया था। जितनी तुम चाहो। तुम्हारे करंट अकाउंट में इस वक्त 2 मिलियन पाउंड से ज़्यादा रकम है। तुम मेरा फ्लैट बेचने का इंतज़ाम करो, मैंने उसे हदायत थी। ये बात यकीनी है कि काजल ने तुमसे राब्ता नहीं किया, जबकि मैंने उसे लंदन आने की सूरत में तुमसे राब्ता करने को कहा था। मैं यकीन से कह सकता हूं कि काजल ने मुझसे या मुझसे मुताल्लिक किसी फर्द से राब्ता नहीं किया। मैं शाम 4 बजे तक एजाक के दफ्तर में रहा और बात ज़रूरी अमूर निपटाता रहा। मैंने एजाक से कहा कि वो मेरी लंदन आमद राज में रखे और फिलहाल मेरे बारे में लाइल्मी ज़ाहिर करता रहे। तुम फिक्र न करो, और अगर तुम्हें किसी से खतरा है तो मैं तुम्हारे लिए कार्ड्स का बंदोबस्त कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। एजाक के दफ्तर से निकलकर मैंने कैफ़े में चाय और स्नैक्स लिए और फिर एक शॉपिंग सेंटर से कपड़े और दूसरा ज़रूरी सामान लिया। ट्रायल रूम में अपना लिबास बदल कर शाहिद करीम के घर का रुख किया। वो मगरबी लंदन में एक इमारत के दूसरे फ्लोर पर रहता था। शाहिद करीम समाना तालिब इल्मी से मेरा दोस्त बन गया था। उसने ला किया था मगर फिर बिजनेस की तरफ चला गया। यूरोप में मेरे बाज़ मामलात की देखभाल वही करता था। आमतौर पर वो 6 बजे तक दफ्तर से आ जाता था और इस वक्त 6 बज रहे थे। हस्बे मामूल बादलों की वजह से लंदन का मौसम सुरमई हो रहा था। अपार्टमेंट की कॉल बेल के जवाब में एक जवानुल उम्र और दिलकश खातून ने दरवाज़ा खोला और मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मुझे शाहिद करीम से मिलना है। जी, वो तो अभी ऑफिस से नहीं आए, औरत ने कहा। मैं इनकी मिसेस हूँ। अरे, इस बदमाश ने शादी कर ली, मैंने खुशी से कहा। मैं यूसुफ अली खान हूँ। आप यूसुफ भाई हैं? मेरे खुदा, मैंने शाहिद के पास आपकी तस्वीरें देखी फिर भी आपको पहचान नहीं सकी। मैं खुशी खुशी अंदर आ गया। वो मुझे निशिस्त गाह में ले आई थी। आपने अपने बारे में नहीं बताया। शाहिद से शादी कब हुई? उसके चेहरे पर हिजाब सा लहरा गया था। अभी 1 साल पहले मैं पाकिस्तान से आई हूँ। शाहिद की कज़न भी हूँ। मेरा नाम शाहीना है। उसका भारी होता जिस्म बता रहा था कि वो माँ बनने के अमल में है। आपको देखकर लगता है कि वो शायद जल्दी आ जाएगा। ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं कॉल करके मालूम कर लेती हूँ। आप क्या लेंगे, चाय या काफ़ी? कुछ नहीं, मैं अभी एक कैफ़े से आ रहा हूँ। ओके, मैं खाना बना रही हूँ। बिरयानी, कोरमा, शामी कबाब। इसके अलावा अगर आपकी कोई पसंद हो तो ये सब मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? बस तो आप इजी हो जाएं। टीवी देखना हो तो रिमोट ये रहा। रिसाले भी रखे हैं। आपके लिए एक सरप्राइज है। वो मुस्कुराई।
कैसा सरप्राइज? मेरा दिल धड़कने लगा। अगर पहले से बता दिया जाए तो सरप्राइज कैसा? वो चली गई और मैं सोफे पर बैठ गया। मेरा टीवी या रसाले देखने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मेरी सोचों का महवर काजल थी। लंदन आने के बाद उसने इर्जाक या शाहिद करीम से राब्ता नहीं किया था, लेकिन वो इसी शहर में थी। इसके भी कई जानने वाले हो सकते थे। इसके अलावा वो इस काबिल भी थी कि वो आज़ादाना रह सकती थी। उसके पास वसाइल भी थे। किचन की तरफ से कौरमा भूने जाने की इश्तहा अंगेज खुशबू आने लगी। तकरीबन निस्फ घंटे बाद काल बेल बजी। शाहीना हाथ साफ करते बाहर की तरफ गई थी। मेरा ख्याल था कि शाहिद करीम आ गया था। मैं अपनी जगह से उठा तो शाहीना किसी के साथ अंदर आई। मेरी सारी जान खिंचकर आंखों में आ गई थी। काजल मेरे मुंह से निकला था। यूसुफ, वो बोली और यूं मेरी तरफ आई जिस तरह लोहा मकनातीस की तरफ खींचता है। मुझे पता नहीं चला कि कब वो मेरे वजूद में आकर जम हो गई थी। उसकी नरमी गर्मी मुझ में समा गई थी। मैं भी रो रहा था और हम लम्स की जुबान में बात कर रहे थे। शाहीना पहले ही कमरे से जा चुकी थी। मेरी जान तुम कहाँ थी? यह सवाल तो मुझे करना चाहिए था, वो तड़प कर बोली। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कहाँ था। जालिम में पल पल जीती और मरती रही। वो रो रही थी। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? ऐसा मत कहो काजल, तुम्हारा ख्याल ही है जो मुझे न जाने कितनी आजमाइशों से निकाल कर लाया है। मेरी जगह कोई और होता जिसे काजल की मोहब्बत मुयस्सर न होती तो कब का मर चुका होता। खुदा न करे। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। तमाम तर मायूसी के बावजूद मुझे यकीन था कि तुम आओगे, वरना शायद मैं भी अब तक जिंदा न होती। अचानक काजल को एहसास हुआ कि वो किस तरह शाहीना की मौजूदगी ही में मुझसे लिपट गई थी। उसने अलग होने की कोशिश की। मैंने बाजू नहीं छोड़े। प्लीज, वो कसमसाई, छोड़ दो मुझे। अब तो शाहीना नहीं है। नहीं है? आ तो सकती है। वो जोर लगा कर दूर होगी। काजल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने सरगोशी की। बस हम जल्दी से अब शादी कर लेंगे। मुंह धो कर देखो। वो शर्मा गई थी। इतनी इमरजेंसी भी नहीं है। इमरजेंसी है। हमें फौरी तौर पर लंदन से निकल कर कहीं और जाना है, जहां तुम्हारे घर वाले और मेरे दुश्मन हमें तलाश न कर सके। तुम्हारे दुश्मन? वो चौंकी थी। वो कौन है? बहुत ताकतवर लोग हैं। मुझे कहीं चैन से जिंदगी गुजारने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में चले जाएं जहां इन लोगों की रसाई ना हो। तुम मुझे बेशक किसी वीराने में भी रखो तो मैं हंसी खुशी रह लूंगी। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि जिस तरह जानकारी ने जजीरा खरीद लिया था, इसी तरह मैं भी दूर दराज कोई जजीरा या जमीन खरीद कर वहां आबाद हो सकता था। इसी असना में शाहीना आवाज देकर अंदर आई तो हम दोनों ही छिप गए थे। वो चाय लाई थी। हंसते हुए बोली, प्लीज शाह भाभी। काजल ने एहतिजाज किया और बाहर भाग गई। शाहीना हंसने लगी। मैंने शाहिद को फोन कर दिया है। आपका सुनते ही दफ्तर से निकल गए थे, बस आते ही होंगे। 15 मिनट बाद शाहिद करीम आ गया था और आते ही मुझसे चिमट गया। खबीस आदमी कोई इस तरह भी गायब होता है? हम तुझ पर सबर कर चुके थे। खुदा न करे। शाहीना ने मियाँ को टोका। चल भाई, मैं तो लग गया ठिकाने से। शाहिद ने कहका मारा। अब तेरी बारी है। प्यारे, शादी के अगले रोज से ही बीवी चार्ज न संभाल ले तो मेरा नाम बदल देना। शाहिद भाई, काजल चिल्लाई। बोलने दो इन्हें। शाहीना जल कर बोली। अपनी मनमानी भी करते हैं और बातें भी हमें ही सुनाते हैं। एक पुरतकल्लुफ डिनर के बाद हम लोग निशिस्तगाह में आ बैठे थे। काजल और शाहीना बर्तन धोने और चाय बनाने किचन की तरफ चली गईं। मैंने शाहिद को मुबारकबाद दी। इम्कान है कि तू वालिद बुजुर्गवार बनने वाला है। तुझे कैसे पता चला? शाहीना ने बताया। पागल न बन, औरतें ऐसी बातें कहाँ बताती हैं। वो तो ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मेरी बीवी को बख्श दे यार, बख्श दिया। अब मेरी बात गौर से सुन। मैंने कहा और शाहिद को तफसील से खुद पर गुजरने वाले हालात के बारे में बताने लगा। यार, मुझे खतरा है कि वो लोग अब भी मेरा पीछा करेंगे और मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। बरतानिया में रहना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। ये वाकई मुश्किल है। शाहिद करीम सोच कर बोला। जनूबी अफ्रीका से बरतानिया का तहवील मुजरिमीन का मुआयदा है। अगर जनूबी अफ्रीका ने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी मांगी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। इसी वजह से मैं ऐसा वक्त आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं किसी दूर दराज खित्ते में जाकर आबाद होना चाहता हूँ। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा, शाहिद ने कहा। इसके बजाय तुम मशरिक़ बाइद के किसी मुल्क में चले जाओ। चीन के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे पास सरमाया है, वहाँ तुम्हें खुश आमदीद कहा जाएगा। चीन मगरबी ताकत के दबाव से भी आज़ाद है। ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा। बस तो फिर तुम चीन चले जाओ। यहाँ से रकम की मुंतकिली का काम मुझ पर छोड़ दो। चीन में कोई सनत कायम कर लो और काजल के साथ मजे से बाहर हो। पाकिस्तानी होने की वजह से तुम्हें दूसरों से ज्यादा सहूलतें मिलेंगी और सबसे बढ़कर तुम इन बदमाशों से महफूज रहोगे। रात गए तक मैं और शाहिद करीम प्लान बनाते रहे थे कि मुझे किस तरह चीन जाकर एडजस्ट होना है। अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स थे, दूसरा काजल के पास था, इसलिए मुझे निशिस्त गाह में सोना पड़ा था। अगले रोज मैं शाहिद करीम के साथ निकल गया था।
सबसे पहले मैंने चीन के सफारत खाने से वीज़े के लिए बात की। वहाँ मेरा पाकिस्तानी पस मंज़र काम आया और मुझे और काजल को फौरी तौर पर वीज़ा मिल गया। इसकी मुद्दत 6 माह थी। वीज़ा देने वाले अफसर ने यकीन दिलाया था कि मैं चीन में रहते हुए आसानी वीज़े में तोसीक करवा सकता था। शाम को रकम की फराहमी के बाद चीन जाने के लिए त्यारे में नशिस्तें बुक कराई गईं। 2 रोज़ बाद की नशिस्तें मिली थीं। शाहिद अपना सारा काम छोड़कर मेरे साथ लगा रहा था। वापसी पर उसने मुझसे कहा, यार जाने से पहले एक काम कर, काजल से निकाह पढ़वा ले। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली क्या? बस आज फैसला होगा? ऐसे नहीं, पहले मुझे काजल से बात करने दे, फिर फैसला करते रहना। चल ऐसा ही सही, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। इस सूरत में कल मैं निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करता हूँ। यहाँ रवानगी से पहले तुम दोनों मियाँ बीवी बन जाओगे। एक रंगीन और सुनहरा ख्वाब मेरी आंखों में उतर आया था। जवानी के अव्वलीन एहसास के साथ काजल को अपनाने की बरसों पुरानी आरज़ू अब तकमील के करीब थी। गुज़िश्ता 1 साल में जैसा वक्त गुजरा, उसके बाद ये सब ख्वाब सा लग रहा था। शाहिद ने गाड़ी झटके से रोकी तो मैं चौंक कर ख्वाबों की दुनिया से निकल आया था। अंदर जाने से पहले उसने वार्निंग थी, काजल से आज ही मंजूरी लेनी है। मैं अभी शाहीना को चेकअप के बहाने ले जाऊंगा और तुम उससे बात कर लेना। यह ख्याल अच्छा है, लेकिन सिर्फ बात करनी है। बकवास न कर, मैं काजल को अपनी इज्जत समझता हूँ। समझ मत बनाने की कोशिश कर। अपार्टमेंट में दाखिल होते वक्त काजल और शाहीना के हंसने की आवाज़ आ रही थी। काजल की हंसी में खुशी की झनकार थी। शाहिद ने जाते ही शोर मचाया, शाहीना जल्दी करो, मैं डॉक्टर से वक्त लेकर आया हूँ। मैं तैयार होती हूँ। बीवी शोहर का इशारा समझ गई थी। शायद काजल भी समझ गई थी, इसलिए शर्माई हुई नजर आने लगी। चाय पीते ही शाहिद अपनी बीवी के साथ चला गया था और इनके जाते ही काजल मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। यह क्या हरकत है? ये दोनों हमें इस तरह अकेला छोड़कर क्यों गए हैं? ये शाहिद की तजवीज़ थी, मैंने खुद इकरार कर लिया। इसका कहना है कि हमें यहाँ से जाने से पहले शादी कर लेनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। अब तुम बताओ। वो घबरा गई थी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ताकि तुम ऐन मौका पर काजी के सामने इनकार न कर दो। वो लाल पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से कहा, मैं क्यों इनकार करने लगी? यानी तुम राजी हो? उसके भागने से पहले मैंने उसकी कलाई दबोच ली। वो मचल उठी। छोड़ो मुझे। नहीं, पहले तुम इकरार करो कि कोई ऐतराज नहीं है। नहीं है बाबा, उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। मैंने नारा लगाकर उसके गिर्द लुट्टी डालना शुरू कर दी। खुदा के लिए। वो हंस हंस कर दोरी होने लगी। अभी निचली मंजिल वाले शिकायत लेकर आ जाएंगे। बेशक आ जाएं, मैं इनको भी अपना सकाफती रक्स दिखाऊंगा। वो बेचारे उसे क्या समझेंगे? काजल ने कहा, मगर तुमने तो ये बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। चीन, जो पाकिस्तान का दोस्त और हमसाया मुल्क है। वहां हमें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। हम अपना प्यारा सा घर बनाएंगे और फिर इसे ढेर सारे बच्चों से भर देंगे। बेशरम, काजल छींप गई थी। ऐसा ही होता है, मैंने कहा। तो फिर तुम राजी हो ना? वाज़े तौर पर इकरार करो, बल्कि इकबाले जुर्म करो। तो क्या बस स्टाम्प पेपर लिख कर दूं? उसने खफकी से कहा। फिर उसकी आंखों में भी ख्वाब उतर आए थे। मेरे शाने पर सर रखकर उसने कहा था, यूसुफ ये सब होगा ना? इंशाअल्लाह, मैंने यकीन से कहा। यूसुफ, मुझे नहीं बताओगे कितने अरसे तुम कहाँ रहे और तुम पर क्या गुजरती रही? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? मैंने गहरी सांस ली। मैं सोफे पर बैठ गया था और काजल कालीन पर मेरे पैरों के सामने सर मेरे जानों पर रख कर बैठ गई थी। मैं उसके बेपनाह घने और चमकदार बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे एक एक लम्हे की रूदात सुनाता रहा। खलीज से अगवा, फिर जजीरे पर पेश आने वाले वाकयात, अफ्रीका में मुहिम जोई, जिंदगी और मौत की कशमकश, फिर जजीरे से वापसी, वो लम्हात जब मैंने आखिरी बार काजल को याद किया था। उबैद, अहमद और यूरियल जैसे दोस्तों और जानिसारों के बारे में बताया। जजीरे की तबाही और फिर जानगरे और इलेक्ट्रिक का मेरी जान बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बगावत और फिर जानगरे का जान से जाना। कितना हैरत अंगेज है ये सब। ऐसा तो सिर्फ एडवेंचर फिल्मों में होता है। जानगरे भी कैसा अनोखा शख्स था। कभी कभी तो मुझे उससे इंतहा नफरत महसूस होती थी। मेरा बस चलता तो उसे अपने हाथों से कत्ल कर देता। कभी कभी उससे हमदर्दी होती थी। यकीन करो, बाज़ औक़ात मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उससे मुझसे ऐसा कौन सा मफाद वाबस्ता था जिसके लिए वो हर जगह मेरे लिए सेना सपर हो जाता था। यूसुफ, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वाले बहुत खतरनाक लोग हैं? उसकी आवाज़ में अंदेशे थे। ये लोग बैनुल-अक़वामी ठग हैं। सफ़ेद फाम ताकतें इनकी पुष्ट पनाही कर रही हैं। इनकी पहुंच दुनिया के हर हिस्से में है। चीन इस तवक्का पर जा रहे हैं कि ये वहां पर आए रास्त कोई बदमाशी नहीं कर सकते, वरना शायद मेरा अपना मुल्क भी हमारे लिए महफूज नहीं है। यूसुफ, क्या हम सारी उम्र अंदेशों में गुजारते रहेंगे? देखो, जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। मैंने सर्द आह भरी। चलने में बाद शाहिद और शाहीना आ गए। इन्होंने हाथों में बेशुमार पैकेट और थैले उठा रखे थे। शाहिद ने सामान रखा और थम से बैठ गया। तेरी शादी की शॉपिंग ने थका दिया है यार। शादी की? मैंने सामान देखा। हाँ और क्या, तेरे और काजल के कपड़े हैं। मैं काजी से बात करके आया हूँ। अच्छा, मैंने मुंह लटका कर कहा।
پر یار کاجل نے انکار کر دیا ہے۔ انکار کر دیا ہے؟ شاہد چلایا تھا۔ پر کیوں؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اس سے ابھی بات کرتا ہوں۔ وہ پنا کر اندر کی طرف گیا اور چند لمحے بعد مزید پن آیا وہ واپس آیا۔ پنماش میری جان نکال دی تھی۔ اس نے مجھ پر مکے برساتے ہوئے کہا، تو اب بھی اتنا ہی بے وقوف ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس تیار ہو جا، کل شام تیرا نکاح ہے۔ اس نے آگاہ کیا تھا رات کے کھانے پر کاجل غائب تھی۔ کاجل کہاں ہے؟ جناب یوسف بھائی، وہ اب اس وقت تمہارے سامنے آئے گی جب وہ تمہاری منکوحہ ہوگی۔ اب اس کا پردہ ہے آپ سے، شاہینہ نے بتایا۔ یعنی کل تک انتظار کرنا پڑے گا؟ میں نے منہ لٹکا کر کہا۔ بندہ بے حد شریف ہے اور کاجل کو فی الوقت صرف کاجل سمجھے گا۔ جی نہیں، شاہینہ نے برتن لگاتے ہوئے کہا، کچھ چارم باقی رہنا چاہیے۔ کاجل نے اپنے کمرے میں کھانا کھایا تھا، اسے ایک طرح سے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ رات سونے کے لیے جانے سے پہلے شاہد نے تسلی دی، بھائی آج رات صبر کر لے، کل تو ہوگا اور تیری کاجل ہوگی۔ یہی سوچ کر تو صبر کر رہا ہوں، ورنہ اسے بھگا کر نہ لے جاتا۔ اگلے روز شاہینہ نے صبح سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے اپنی جاننے والی فیملیز کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ میں نے شاہد کریم کے ساتھ جا کر اپنے اور کاجل کے لیے کچھ خریداری کی تھی۔ اعزاز نے رقم کی منتقلی اور فلیٹ کی فروخت کے لیے مجھ سے کچھ کاغذات پر سائن لیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں رقم منتقلی کے لیے تیار ہوگی، جہاں میں کہوں گا وہاں پہنچا دی جائے گی۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں کل چین جا رہا ہوں۔ ہم گھر آئے تو وہاں پر ایک مسئلہ تھا، کاجل زاروں قطار رو رہی تھی۔ شاہینہ نے بتایا، یوسف بھائی، اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی، اس کے بعد سے یہ حال ہے۔ معاملہ ایمرجنسی کا تھا، اس لیے میں کاجل کے پاس چلایا۔ کاجل کیا بات ہے، گھر میں خیریت ہے نا؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے کال کی تھی، امی کو اپنی شادی کا بتایا تو مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ یوسف مجھے تو ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میرے لیے ان کے پاس سوائے بد دعاؤں کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا مت کہو یوسف، وہ ناراض ہیں۔ وہ ناراض ہیں تو میں کیا کروں؟ انہیں کس طرح راضی کروں؟ یوسف وہ ناراض رہیں گی تو میں کس طرح خوش رہوں گی؟ میں نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے اسے نرمی سے سمجھایا، کاجل مان جائیں گی، ابھی نہیں تو بعد میں۔ پلیز تم اس وقت اپنا موڈ خراب مت کرو۔ بمشکل تمام میں نے اسے چپ کرایا اور تیار ہونے پر آمادہ کیا۔ قاضی صاحب نے شام 5 بجے آنا تھا اور 7 بجے شادی کی خوشی میں ڈنر تھا۔ مقامی پاکستانیوں کے 3-4 خاندان مدعو تھے۔ کاجل کی طرف سے رونے کا پروگرام ختم ہوتے ہی ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ زرق برق لباس پہنے لڑکیوں عورتوں نے ڈھولک سنبھال لی تھی اور روایتی گانے شروع کر دیے تھے۔ شاہینہ کاجل کو تیار کرا رہی تھی اور کھانا شاہد نے ایک پاکستانی باورچی سے تیار کرایا تھا جس کا لندن میں ایک ہوٹل تھا۔ میں نے نہا دھو کر شیو بنائی اور شاہد کا لیا ہوا سنہری شیروانی سوٹ اور سنہری کلہ زیب تن کر لیا۔ 5 بجے قاضی صاحب آ گئے۔ انہوں نے کاغذی کارروائی مکمل کی اور پھر اس کے بعد زبانی ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا۔ شاہد کاجل کی طرف سے وکیل تھا اور شرکاء میں سے 4 گواہوں کا بندوبست کیا گیا تھا۔ قاضی کے پوچھنے پر کاجل کے اقرار کرتے ہوئے مجھے ایک بار پھر لگا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ اس لمحے کا میں نے کتنی بار تصور کیا تھا، اب یہ سچ مچ میری زندگی میں آ گیا تھا۔ اقرار کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا کیا ہوا تھا، کب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی، گلے ملے، کھانا کھایا گیا، میں نے کھایا، مجھے یاد نہیں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میں سجے ہوئے حجلہ عروسی میں کاجل کے سامنے تھا۔ میں نے اس کا گھونگھٹ الٹا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی بلند کرتے ہوئے پکارا کاجل، تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تو کاجل میرے شانے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کی زلفیں میرے شانے پر پریشان تھی، سوتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بالآخر مجھے پا لیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ سہلایا تو وہ جاگ گئی، پرخمار پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور اپنی جانب دیکھتے پا کر شرما کر دوبارہ آنکھیں مون لی۔ میں نے سرگوشی کی، کاجل کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ مجھے بھی خواب سا لگ رہا ہے، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ یہ خواب نہیں ہے کاجل۔ میں اس پر چک گیا، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے انتظار نے تو مجھے زندہ رکھا تھا۔ یوسف اب زندگی سے مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کے ساتھ کے سوا۔ اب اگر مجھے کانٹوں پر بھی رہنا پڑے تو میں خوشی سے رہوں گی۔ ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ناشتہ تیار ہو رہا ہے، شاہینہ نے آواز دی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ شام کے وقت ہماری فلائٹ تھی۔ ابھی کاجل کے پاسپورٹ پر ویزا لگنا تھا۔ شاہد نے کہا تھا کہ ہم سفارت خانے سے کوشش کریں گے، بس اور دیگر چین میں برطانوی باشندوں کو ایئرپورٹ پر بھی ویزا ملتا ہے اور یہ سہولت پاکستان کے شہریوں کو بھی حاصل تھی۔ تم لوگ وہاں ایئرپورٹ سے بھی ویزا لگوا سکتے ہو، اور اگر انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تب؟ میں نے پوچھا۔ تب بھی آپشن ہے، تم لوگ ایشیا کے کسی دوسرے ملک جا سکتے ہو اور وہاں سے چین کا ویزا لگوا کر چین جا سکتے ہو۔ نہا دھو کر باہر آئے تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے کے بعد شاہد کاجل کو سفارت خانے لے گیا اور میں سامان کی پیکنگ کرنے لگا۔ میرا ذاتی سامان بھی خاصا ہو گیا تھا، جبکہ کاجل کا سامان بھی کافی تھا۔ شادی کے موقع پر ہمیں تحفے بھی ملے تھے۔ کاجل کو 2 چڑاؤ سیٹ ملے تھے اور مجھے زیادہ تر سوٹ ملے تھے۔ باقی تحائف میں نے شاہینہ کو دے دیے تھے۔
انہیں کہاں لیے پھریں گے؟ ہماری نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھو۔ ایسی بات نہ کریں، اب واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آ کر رہیں گے۔ میں خود بھی مجبوری کے عالم میں جا رہا ہوں، ہم سے رابطہ رکھیے گا۔ ہم بھی رابطہ رکھیں گے۔ شاہینہ نے آنسو صاف کیے۔ پیکنگ کر کے میں لیٹ گیا اور پھر سو گیا۔ جب کاجل آئی تو اس کا کھلا چہرہ کامیابی کی نوید سنا رہا تھا۔ اس نے اپنا پاسپورٹ لہرایا۔ میرا ویزا لگ گیا ہے، بس تو پھر تیار ہو جاؤ۔ فلائٹ شام 7 بجے تھی، لیکن ہم 4:30 بجے تک بالکل تیار تھے۔ ہمیں فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے ڈپارچر لاؤنج میں پہنچانا تھا۔ خلاف توقع کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی اور ہم بآسانی لندن سے جا رہے تھے۔ جب ایزاک نے مجھے مشتبہ افراد کے بارے میں بتایا تھا، تب سے مجھے دھڑکا لگا تھا کہ کوئی نئی مصیبت نازل نہ ہو جائے جو مجھے ایک بار پھر کاجل سے دور کر دے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا اور ہم ایئرپورٹ جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شاہد اور شاہینہ ہمیں چھوڑنے جا رہے تھے۔ سامان لے کر نیچے شاہد کی وین میں رکھ دیا گیا اور ہم نکلنے والے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ شاہینہ نے کال ریسیو کی۔ ہلو، اس نے کہا اور پھر خاموش ہو کر دوسری طرف سے ہونے والی بات سنتی رہی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ یوسف بھائی، کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھ سے؟ میں فکر مند ہو گیا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا۔ ہلو، میں نے فون لیا۔ کون ہے؟ تمہارا ایک خیر خواہ، دوسری طرف سے کہا گیا، جس سے تم کبھی بھی نہیں چھپ سکتے۔ یوسف علی خان۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ یوسف، اتنی جلدی بھول گئے مجھے؟ ابھی چند دن پہلے مجھے شارکوں والی خلیج میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بکواس کرتے ہو تم، میں نے جان گرے کی آواز پہچان لی تھی۔ بکواس ہی صحیح، اب تم جاؤ دوست، فلائٹ میں دیر ہو جائے گی۔ مختصر ہنسی کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ یوسف کون تھا؟ کاجل میرے پاس چلی آئی تھی۔ کوئی نہیں، رانگ نمبر تھا۔ آؤ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا اور فلیٹ سے نکل گیا نئی منزلوں کی طرف۔